मून पर एक ऐसी जगह है जहां आज तक सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची, ना आज ना कल ना अरबों साल पहले। ये जगह इतनी ठंडी है कि अगर इंसान का शरीर यहाँ एक पल के लिए भी आ जाए तो वो कांच की तरह जमकर टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अर्थ की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है, जहाँ पर कभी कभी टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान आ जाए तो वो चुटकी बजाते ही जम जाएगा। लेकिन मून की इस जगह का टेम्परेचर है -248 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अर्थ की सबसे ठंडी जगह से भी 160 डिग्री और नीचे। ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगहों में से एक जगह है और यहाँ इस गहरे काले जमे हुए अंधेरे में कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया पिछले 60 सालों से लगातार ढूंढ रही थी। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, देखो पिछले 60 सालों से पूरी दुनिया जिस चीज को ढूंढ रही थी उसे अभी हाल ही में खोज कर निकाला गया है। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि ये डिस्कवरी किसी नासा मिशन या फिर अमेरिकन सैटेलाइट ने नहीं, बल्कि एक ऐसे भारतीय ऑर्बिटर ने की है जो पिछले कई सालों से चांद का चक्कर लगा रहा है और पूरी दुनिया ने उसे 7 साल पहले मरा हुआ समझ लिया था। एक ऐसी मशीन जिसके लिए इंडिया रो चुका था और जिसे न्यूज़पेपर ने एक शब्द में दफना दिया था, फेलियर। लेकिन गाइस, सच ये है कि ये मशीन कभी मरी ही नहीं थी। वो आज भी इस वक्त भी मून के आसमान में जिंदा है, चुपचाप घूम रही है और दुनिया को एक के बाद एक मून के राज भेज रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 2 की, जिसने हाल ही में चांद पर कुछ ऐसा ढूंढा है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को शॉक कर दिया। और ये सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से लगातार चंद्रयान 2 कई ऐसी शॉकिंग डिस्कवरीज कर रहा है जो सबको हैरत में डाली हुई है। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है कि इन डिस्कवरीज के बारे में वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे देश भारत के लोगों को भी नहीं पता है। और इसलिए गाइस, आज की ये पूरी कहानी चंद्रयान 2 की उन्हीं लेटेस्ट डिस्कवरीज की है जो दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। मून पर छिपी ऐसी डिस्कवरीज जिन्हें देखकर नासा भी हैरान है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की ये वीडियो आपको अपने ही देश भारत की वो ताकत दिखाएगी जिससे सालों तक वेस्टर्न कंट्रीज ने नकार के रखा था। जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की जमीन पर खड़े होकर खुदाई कर रहे हैं और चांद की मिट्टी को एक स्पेशल कंटेनर में भर रहे हैं। ये पहली बार था जब इंसानों ने चांद की मिट्टी को अपने हाथों से उठाया था। इन एस्ट्रोनॉट ने लगभग 22 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर चांद से उठाए और अपने साथ धरती ले आए। जब ये सैंपल नासा की लैब में पहुंचे तो दुनिया भर के साइंटिस्ट इन पर टूट पड़े। उन्होंने इन पर कई तरीके के टेस्ट किए, केमिकल एनालिसिस किया, माइक्रोस्कोप से देखा और जब रिजल्ट आया तो साइंटिस्ट ने एक लाइन लिखी जो अगले 40 सालों तक मून साइंस की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई। उन्होंने लिखा कि मून बिल्कुल सूखा है, उसकी मिट्टी में पानी का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं है। ये बात इतनी पक्की मान ली गई कि बच्चों की टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाने लगी और हर एक साइंटिस्ट, हर स्टूडेंट और हर स्पेस एजेंसी ने ये मान लिया कि मून बिल्कुल एक सूखी, बेबस, बंजर दुनिया है जहां पानी का कोई सवाल ही नहीं उठता। और बस इस एक लाइन की वजह से आगे आने वाले 4 दशकों तक किसी भी वैज्ञानिक ने मून के ऊपर पानी खोजने की कोशिश तक नहीं करी, क्योंकि सबको ये यकीन था कि ढूंढने लायक वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर इंडिया ने स्पेस रेस में कदम रखा और हमने बैक टू बैक मून पर मिशन भेजे जिन्होंने ये कंफर्म किया कि नासा गलत था, चांद पर पानी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत ही थी, क्योंकि रिसेंटली चंद्रयान 2 ने चांद के अंधेरे क्रेटर्स के अंदर एक ऐसी नई डिस्कवरी को किया है जिसने एक बार फिर से नासा के रिसर्चर्स को हिलाकर रख दिया है। और आज की इस वीडियो में हम उसी डिस्कवरी को काफी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये बात है साल 2019 की। इंडिया एक बहुत बड़ा सपना देख रहा था, मून के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनने का। इससे पहले भी मून के ऊपर बहुत से देश उतर चुके थे, लेकिन मून का साउथ पोल, जिसे काफी ज्यादा रहस्यमयी और चैलेंजिंग साइट माना जाता था, इससे पहले किसी भी देश ने अपने रोवर को वहां पर लैंड नहीं किया था। इंडिया का ये मिशन था चंद्रयान 2 और इसके साथ विक्रम नाम का एक लैंडर जुड़ा था जिसे मून की सतह पर उतरना था। 7 सितंबर की रात पूरा देश जाग रहा था।
बच्चे, बूढ़े, साइंटिस्ट सब टीवी से चिपके हुए थे। विक्रम धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और लग रहा था कि बस अब कुछ ही मिनट में इंडिया इतिहास रच देगा। लेकिन मून की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर विक्रम का कनेक्शन टूट जाता है और वो मून पर क्रैश कर जाता है। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर में एक ही बात छप गई, इंडिया का मिशन फेल हो गया। लोगों ने इसरो का मजाक उड़ाया, इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई और धीरे धीरे सब ये मानने लगे कि इंडिया ने अपना सपना, अपना पैसा और अपनी सालों की मेहनत सब कुछ गंवा दिया है। लेकिन यहीं पर पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सब ने विक्रम को देखा, किसी ने भी उस दूसरी चीज को नहीं देखा जो चंद्रयान 2 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। देखो, चंद्रयान 2 असल में 2 मशीनों से मिलकर बना था। एक था विक्रम लैंडर जिसे मून पर उतरना था और दूसरा था एक बड़ा सैटेलाइट जिसे ऑर्बिटर कहते हैं। इस ऑर्बिटर का काम उतरना नहीं था, इसका काम था मून के ऊपर उससे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए उसकी तस्वीरें खींचना और डेटा को कलेक्ट करना। अब 100 किलोमीटर की ऊंचाई अगर आपको समझनी हो तो आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ के ऊपर एक पैसेंजर प्लेन सरफेस से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि ये ऑर्बिटर उससे भी 10 गुना ज्यादा ऊंचाई पर मून का चक्कर लगा रहा था। और सबसे जरूरी बात ये थी कि विक्रम के क्रैश होने के कई दिन पहले ही ये ऑर्बिटर उससे अलग हो चुका था और बिल्कुल सेफ था। जब विक्रम नीचे गिरा तब भी ये ऑर्बिटर मून का चक्कर लगा रहा था, बिल्कुल निर्धारित समय पर, ठीक ठाक और सही तरीके से। लेकिन उस रात किसी ने इसकी बात तक नहीं की। किसी न्यूज चैनल ने ये नहीं बताया कि मिशन का 95% हिस्सा यानी कि ऑर्बिटर और उसके अंदर लगे हुए 8 पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एकदम से ही सही सलामत मून के ऊपर काम कर रहे थे। दुनिया ने एक गिरे हुए लैंडर का मातम मनाया और एक जिंदा काम करते हुए ऑर्बिटर को पूरे तरीके से भुला दिया। तो अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि चंद्रयान 2 हमारा जो मिशन है पूरा फ्लॉप हो चुका है। बट यार ऑर्बिटर तो अभी भी चल रहा है, हमारे साइंटिस्ट रो भी रहे थे, ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगता है ऐसा देखकर। बट पता नहीं क्यों यार अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये ना बहुत बड़ी डिस्कवरी करेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, वर्ल्ड मीडिया, सोशल मीडिया, हमारी मीडिया उस समय करे या ना करे, बट मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इस स्टोरी को सेव कर लेना, हो सकता है उस समय भी मैं इसको यूज़ करूँ। भाई मुझे लग रहा है कि डिस्कवरी ये करेगा, तो देखते हैं क्या होगा। और यार रोने की क्या ज़रूरत है, वी आर प्राउड ऑफ यू इसरो। अब देखो, इसी ऑर्बिटर के अंदर एक ऐसी चीज को भी इंस्टॉल किया गया था जो आगे चलकर पूरी दुनिया के होश उड़ाने वाली थी, और वो था एक कैमरा जिसका नाम था OHRC। असल में ये कोई आम कैमरा नहीं था, बल्कि ये मून को देखने वाली दुनिया की सबसे तेज नजर थी। देखो, नॉर्मली किसी भी कैमरा की ताकत इस चीज से नापी जाती है कि वो कितनी छोटी से छोटी चीज को कितनी ज्यादा दूरी से देख सकता है। अब तक ये रिकॉर्ड नासा के पास था, जिनका कैमरा मून पर आधे मीटर से बड़ी चीज को देख सकता था। पूरे 14 सालों तक नासा का यही कैमरा दुनिया का सबसे शार्प मून कैमरा माना जाता रहा। लेकिन इंडिया के OHRC ने ये रिकॉर्ड भी नासा से छीन लिया। असल में ये कैमरा नासा के कैमरा से ठीक दुगना तेज है, इतना तेज कि अगर मून पर एक आप कुर्सी भी रख दें तो भी ये उसे ऊपर से साफ साफ पहचान सकता है। और जब इसे मून के और पास लाया गया तो इसने इतनी शार्प तस्वीरें खींची कि अगर एक छोटी किताब भी मून के सरफेस पर रखी होती तब भी ये उसमें आसानी से दिख जाती। नासा के पास, चाइना के पास, रशिया के पास, किसी के पास भी मून के लिए ऐसी सटीक आंख है ही नहीं। ये आज तक भी सिर्फ इंडिया के ही पास है। लेकिन गाइस, इस आंख का असली इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब इसरो ने इसे मून के डार्क क्रेटर्स के ऊपर घुमाया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस काम को किया उन्होंने मून के ऊपर कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। तो देखो, मून के ऊपर कुछ ऐसे गहरे गड्ढे हैं जिनके अंदर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पहुंच पाती। अब इतने गहरे और इतने अंधेरे भरे गड्ढों में कोई भी कैमरा इनके अंदर कुछ भी नहीं देख सकता था। नासा भी आज तक इन गड्ढों के अंदर झांकने में नाकाम रहा है। लेकिन OHRC ने एक चालाक तरीका निकाला। असल में देखो, इन गड्ढों के अंदर भले ही सूरज ना पहुंचे, लेकिन गड्ढों की दीवारों से थोड़ी सी रोशनी टकराकर अंदर पहुंच जाती है, इतनी कम कि एक मोमबत्ती की रोशनी भी शायद उससे ज्यादा होगी। OHRC के लिए बस इतनी ही रोशनी काफी थी और इसने उन काले गड्ढों के अंदर की तस्वीरें खींच ली। ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला और इकलौता कैमरा बन गया। अब इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर मून के यही अंधेरे काले गड्ढे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं।
अब देखो गाइस, इन सब के ही बीच इससे पहले एक ऐसी घटना भी हुई जिसने पूरी दुनिया को यह साबित किया कि आखिर पूरी दुनिया के लिए फेल हो चुका ये ऑर्बिटर कितना इंपॉर्टेंट है। साल 2024 में जापान ने मून पर अपना एक लैंडर भेजा। नाम था SLIM। प्रैक्टिकली जापान एक बेहद ही खास रिकॉर्ड को बनाना चाहता था, मून के ऊपर अभी तक की सबसे सटीक लैंडिंग को करना। मतलब जिस एग्जैक्ट जगह पर उतरने का प्लान है ठीक उसी जगह पर उतरना, 1 इंच भी इधर या फिर उधर नहीं। ये काम इससे पहले कोई भी नहीं कर पाया था, क्योंकि हर देश का लैंडर अपनी जगह से 1-2 किलोमीटर दूर उतरता था, लेकिन जापान का SLIM अपनी टारगेट जगह से सिर्फ 55 मीटर की दूरी पर उतरा, यानी कि एक फुटबॉल ग्राउंड की भी आधी लंबाई की दूरी पर, जिससे ये आज तक की सबसे सटीक मून लैंडिंग बन गई। लेकिन सवाल ये है कि जापान ने ये काम कर कैसे दिखाया। असल में देखो, जापान के पास मून के उस इलाके का इतना शार्प नक्शा था कि वो ठीक ये जान सकता था कि कहां उतरना सेफ है और कहां उतरना अनसेफ। और वो नक्शा जापान को किसने दिया? जी हाँ, इंडिया ने। असल में ये वही मैप था जिसे चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के OHRC कैमरा से लिया गया था। मतलब जापान के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लैंडिंग के पीछे असली ताकत इंडिया के उस मिशन की थी जिसे पूरी दुनिया ने एक समय पर फेलियर घोषित कर दिया था। इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ जापान के साथ ही नहीं हुआ। साल 2023 में जब इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा और आखिरकार मून के साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रच दिया, तो उस कामयाबी के पीछे भी यही ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 को कहां पर उतरना है, कौन सी जगह सेफ है, कहां बड़े पत्थर हैं और कहां नहीं, ये पूरा नक्शा इसी पुराने ऑर्बिटर के कैमरा ने तैयार किया था। और जब चंद्रयान 3 सेफली मून के साउथ पोल पर उतरा, तो सबसे पहली उसकी इमेज भी इसी ऑर्बिटर ने कैप्चर की थी। यानी कि जिस मिशन को दुनिया फेल कह रही थी, उसी मिशन ने अगले मिशन को कामयाबी से उतारा और उसकी पहली फोटो को भी क्लिक किया। तो अब लास्टली गाइस, इस पूरे ही सिनेरियो की सबसे डार्क मिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जिसका हिंट अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिया था। याद है ना, चांद के ऊपर के वो अंधेरे गड्ढे? तो देखो, ये न्यूज मई 2026 की है, यानी कि आज से कुछ दिन पहले की। अहमदाबाद की एक बड़ी स्पेस लैब जिसका नाम PRL है, उसके साइंटिस्ट इसी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक और इंस्ट्रूमेंट पर काम कर रहे थे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है DFSAR। और देखो, ये कोई कैमरा नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकली ये एक रेडार थी। और कैमरा और रेडार में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। देखो, कैमरा को देखने के लिए रोशनी चाहिए, अंधेरे में कैमरा अंधा हो जाता है, लेकिन रेडार को रोशनी की जरूरत नहीं होती। वो अपनी खुद की रेडियो वेव्स भेजता है, और जब वो वेव्स किसी चीज से टकराकर वापस आती है तो उनको ये पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या छिपा है। मतलब रेडार अंधेरे में भी देख सकता है और जमीन के नीचे भी। PRL के साइंटिस्ट ने इसी रेडार की मदद से मून के साउथ पोल पर 9 खास गड्ढों की जांच की, और यही वो गड्ढे थे जिनकी बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे गहरे गड्ढे, जहां -248 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, और यहां अरबों सालों से कुछ भी नहीं बदला है। इन्हीं गड्ढों की तरफ DFSAR ने अपनी रेडियो वेव्स भेजी। अर्थ पर बैठे साइंटिस्ट बस अपनी स्क्रीन पर इंतजार कर रहे थे कि जवाब क्या आता है, और उसके बाद मून के इस अंधेरे गड्ढों से जो जवाब वापस आया, उसने लिटरली सबको हिलाकर रख दिया। 9 में से 4 गड्ढों से ऐसा सिग्नल वापस आया जो सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है, और वो है बर्फ, यानी कि जमा हुआ पानी। जी हाँ गाइस, इन गड्ढों के नीचे पत्थर या मिट्टी नहीं, बल्कि अरबों साल पुरानी जमी हुई बर्फ छिपी थी। और इसका सबसे ठोस सबूत फोस्टिनी नाम के एक गड्ढे के अंदर से मिला। साइंटिस्ट की ये खोज दुनिया की एक बड़ी स्पेस जर्नल में छापी गई, और जैसे ही ये खबर बाहर आई, दुनिया भर के मून साइंटिस्ट दंग रह गए। लेकिन इस पॉइंट पर आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई, मून के ऊपर बर्फ मिलने से इतना बड़ा हंगामा मच ही क्यों गया? तो देखो, इसका मतलब ये समझो कि अगर मून पर पानी है तो हम इंसान वहाँ पर लंबे समय तक रह सकते हैं, उस पानी को पी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उस पानी को तोड़कर उनमें से 2 चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। पहली है ऑक्सीजन, जिससे हमें सांस आती है,
और दूसरी है हाइड्रोजन, जिसका इस्तेमाल रॉकेट में एज अ फ्यूल किया जाता है। मतलब अगर मून पर बर्फ मिल जाए तो वहाँ इंसानों की एक परमानेंट बस्ती बनाई जा सकती है और सिर्फ उसी बर्फ से बने फ्यूल से रॉकेट आगे मार्स तक भेजे जा सकते हैं। इसलिए नासा, चाइना और रशिया हर कोई पिछले 60 सालों से मून पर सिर्फ पानी ही ढूंढ रहे हैं। रशिया ने तो 2023 में करोड़ों रुपए खर्च करके स्पेशली इसी काम के लिए एक मिशन को मून के ऊपर भी भेजा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लैंड होते ही क्रैश कर गया। लेकिन आयरनी देखिए कि ये काम सबसे पहले करके दिखाया उस मिशन ने जिसे दुनिया ने एक समय पर फेलियर कह दिया था। तो अब आपको बिल्कुल शुरुआत वाला वो सवाल तो जरूर याद होगा कि अगर ये मिशन फेल हो चुका था तो भाई इसने इतनी सारी बड़ी डिस्कवरीज कर कैसे दी। देखो, इसका सबसे सटीक जवाब ये है कि ये मिशन कभी फेल ही नहीं हुआ था। सच ये है कि उस रात सिर्फ विक्रम लैंडर गिरा था, जो इस मिशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। बाकी का 95% हिस्सा यानी कि ऑर्बिटर और उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट पूरे ही तरीके से सही सलामत थे और वो आज भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक हकीकत को देखिए, इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बावजूद भी पूरी दुनिया में इसे किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर इसको कवरेज नहीं मिली और किसी भी इसरो साइंटिस्ट का इंटरव्यू तक नहीं लिया गया। लेकिन इससे उलट अगर ये डिस्कवरी किसी वेस्टर्न स्पेस एजेंसी या फिर हमारे पड़ोसी देशों ने भी की होती तो आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ करने में लगी होती। और ये वो कड़वा सच है जो आज हमारे सामने है। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करो इसे हर एक भारतीय के साथ। इसके साथ ही कमेंट में वो बात कमेंट करना जो आप इसरो तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या पता इसरो से कोई इस वीडियो को आगे आने वाले समय में देखे और जब ऐसा होगा तो उसे इस चीज का अंदाजा होगा कि हम भारतीय इसरो पर कितना गर्व करते हैं। चैनल पे नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की अगर आप मिस्ट्रीज वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो क्लिप आपको दिख रही है भाई, इसे भी क्लिक करके जरूर चेक करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।